So here we are seeing current density. So it is a vector related to current basically. This is a vector quantity. Current density is a vector quantity, but current is a scalar quantity. ठीक है, तो देखो इसको वेक्टर बनाने की क्या इंपॉर्टेंस सामने आई. Current density at any point is defined as amount of current flowing per unit area around that point. ठीक है, provided the area is normal to the direction of current. आपसे पूछा इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी कितनी है, आप उसके नॉर्मल एरिया बनाएंगे. ठीक है ना, कितना भी एरिया बनाइए, उस पूरे एरिया से कितना करंट पास हो रहा है डिवाइडेड बाय दैट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो जैसे मान लो आपका ये क्रॉस सेक्शन था 2 मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर करंट जा रहा था. तो इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट क्रॉसिंग दैट एरिया डिवाइडेड बाय करंट क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया. तो 10 एम्पियर करंट जा रहा था, 2 मीटर स्क्वायर एरिया था, तो कितना हो गया 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया आपका. ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हमेशा एरिया कैसा बनाएंगे, टिल्टेड एरिया नहीं बनाएंगे. तो अब आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में. मैं आपको टिल्टेड एरिया दे दूंगा, ठीक है ना, और थीटा दे दूंगा, तो आप क्या करेंगे फिर उत्सव बताइए, आप क्या करेंगे. मैं अगर आपको यहाँ पर अभी एरिया परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, मैं आपको टिल्टेड एरिया दे दूंगा, थीटा दे दूंगा, उसका समझ रहे हैं कि नहीं आप बताइए. यस सर. सर करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया से कंपोनेंट कैलकुलेट. लगेगा, वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं सुनने जा सर रहा था. तो ये बार बार वही प्रोसेस करते करते ये चीजें ऐसी बन जाती हैं कि कुछ लगती ही नहीं. ठीक है ना, बट जरूरी वही है कि बार बार ऐसी प्रोसेस की गई होंगी, नहीं की गई होंगी तो नहीं बनेगा ऐसा. ठीक है ना, ऐसे दे देता मैं, इसका एरिया दे देता. ठीक है ना, और करंट यहाँ से पास हो रहा हो. ठीक है ना, तो अभी आगे आऊंगा मैं उस पर, जस्ट अब बात आ गई तो मैंने बता दी. ठीक है ना, तो आपको इस पॉइंट पर लिखनी है करंट डेंसिटी. तो ये एरिया नहीं पता है, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे आप, ए कॉस थीटा. ठीक है, तो करंट डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा कर रहे होंगे अगर ये वाला एरिया ए दे रखा है तो. ठीक है ना, क्योंकि करंट डेंसिटी की डेफिनेशन में आई डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए. ठीक है ना, ये टिल्टेड एरिया नहीं चलेगा इसमें. एरिया जो ए दे रखा था ये टिल्टेड एरिया दे रखा. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा, बताइए. सर हाँ, एक बार शुरू से बता दो, मैं निकल गया था. अरे वो तो करंट डेंसिटी से निकला, उससे पहले का क्लियर है आपको. हाँ सर. हाँ, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट. तो ये जनरल डेफिनेशन है. ये आई को एरिया से डिवाइड कर दो, बट मैंने यहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा है तो ये इम्पोर्टेंट टर्म. ठीक है, कि प्रोवाइडेड द एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी पूछी है और इस डायरेक्शन में मान लो करंट जा रही है, तो वहां पर आप एक नॉर्मल एरिया बनाइए, कितना भी बनाते हो देख लीजिए. ठीक है ना, उस पूरे एरिया से कितना करंट पास हो रहा है डिवाइडेड बाय दैट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये जो एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन या वायर जो भी है, 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी कितनी बोली जाएगी, करंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया. तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप इसको. ठीक है ना, 10 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैंने प्रोवाइडेड लिखा है ना, तो मान लो आपको एरिया इस तरह का टिल्टेड एरिया दिया होता जिसका एरिया वेक्टर ही है. ठीक है, और 10 एम्पियर करंट आ रही होती. तो अब आप लोगों सबको समझ में आता है कि हम क्या करते हैं इसमें, कई कर चुके हैं, इलास्टिसिटी भी पढ़ी आपने, फ्लूइड भी पढ़ा, कई जगह एरिया वेक्टर डिस्कस किया. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका परपेंडिकुलर एरिया लिखेंगे ना बेटा. ठीक है ना, परपेंडिकुलर एरिया लिखेंगे कि नहीं, तो परपेंडिकुलर एरिया कितना आ जाएगा, ए इधर है, डायरेक्शन ऑफ करंट से थीटा एंगल दे रखा है, तो ए कॉस थीटा आ जाएगा कितना. ध्रुव क्लियर है यस आपको, सर. ये बताइए बात. ये आप हाँ 10 बाई, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर एरिया वाली बात ध्यान रखिए करंट डेंसिटी की डेफिनेशन में. और इम्पोर्टेंट बात, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हाँ बिल्कुल ध्रुव, सही लिखा आपने, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर डायरेक्शन भी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए. तो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर एट एनी पॉइंट विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट. ठीक है,
तो ये ध्यान रखेंगे किसी भी पॉइंट पे करंट की जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस देखो, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो कई जगह हम करंट निकाल पा रहे हैं इस तरह से डिफाइन करने के। तो आपको पता है कि जिस चीज की जरूरत पड़ती है मैं उसको वेक्टर बना देता हूँ। ठीक है ना। अब कई जगह करंट निकालने में मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस जे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा एक वेक्टर बना दूं, ठीक है ना, तो मैं जैसे वहां पर फ्लक्स निकालता था वैसे की वैसे मैं यहाँ पर करंट निकाल सकता हूँ। तो बस इसको एक नाम मिल गया कि एक करंट डेंसिटी एक वेक्टर बना देते हैं। तो वेक्टर कुछ नहीं होते हैं बेटा फिजिक्स में, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी आप भी हो सकता है अपनी लाइफ में कोई नया वेक्टर क्रिएट करें। ठीक है ना, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस बात की, इसको सारी दुनिया फिर वेक्टर क्वांटिटी बोले। ठीक है, तो बिल्कुल चांस है इस तरह का। देखिए करंट डेंसिटी व्हेन ए गिवन एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट। तो वही जो मैं आपको अभी बता रहा था कि मान लीजिए आपको एरिया ये दे रखा है टिल्टेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर क्वांटिटी का। अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एरिया वेक्टर की भी इंपॉर्टेंस समझाई थी, किस तरह से कम यहाँ पे भी वो दिख रही है आपको एरिया वेक्टर की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो देखो आपको ये एरिया दे रखा है आपको और एरिया वेक्टर इधर है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये मतलब जे वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपकी। ठीक है ना, मैं ये बोल सकता हूँ दूसरे शब्दों में ये जो करंट की डायरेक्शन है ये जे वेक्टर की डायरेक्शन, और ये जो एरिया आपको गिवन है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर करंट डेंसिटी अगर निकालनी है तो परपेंडिकुलर एरिया से कितना करंट पास हो, तो जे विल बी इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है ना। अब मान लो मैं एरिया बहुत स्मॉल ले लेता हूँ, मैंने बहुत स्मॉल एरिया लिया, डी ए वेक्टर बोल दिया उसको। ठीक है, और उसको जो एरिया मैंने लिया था उसका डी ए वेक्टर जे वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा। ठीक है ना, वो जो मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है उसका जो एरिया वेक्टर है जे वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जे कितना आ जाएगा, यहाँ पर जे कितना आ जाएगा, डी आई। ठीक है ना, डी आई इस पूरे पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर एरिया कंसीडर करेंगे उससे करंट उतना ही पास होगा जितना इस एरिया से जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है ना, इससे जितना देखो टिल्टेड एरिया से जितना जाएगा इसके परपेंडिकुलर एरिया से भी तो बिल्कुल उतना ही करंट जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है ना, इसके परपेंडिकुलर एरिया से उतना ही जा रहा है जितना इससे, क्योंकि उसी का तो प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है, तो परपेंडिकुलर एरिया से भी उतना ही जाएगा जितना इससे जा रहा है। तो डी आई अपॉन, बट परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब मैं इसको उधर ले गया देखो, तो ये क्या बन गया, डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, बताइए, डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें, थीटा वही तो एंगल है ना बेटा, जे वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल ही था, और क्या है। ठीक है ना, थीटा क्या है, जे वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल ही तो है। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल करंट क्रॉसिंग इस डी ए एरिया से जाने वाली करंट कितनी हो गई, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो गई, और ये किसी बड़े एरिया का स्मॉल पार्ट माना होगा। तो मैं पूरे किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट कितनी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए। देखो एक एग्जांपल यहाँ ले रखा है मैंने, ऐसे करंट जा रहा है, ये आपका डी ए। ठीक है ना, तो आपको इस टोटल इससे करंट पास लिखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी एरिया मानोगे उससे कितनी करंट जाएगी, जे डी ए कॉस थीटा। तो पूरे एरिया से कितनी जा रही है, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन बन गया है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह। हाँ वही चीज है एकदम भाविक, वही चीज है सॉलिड एंगल से रिलेटेड। तो आई करंट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपका जैसे आप फ्लक्स निकालने पे आ गए। ध्यान आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर नहीं है, ये भी तो वही ये बन, किसी भी टोटल सरफेस पर इंटीग्रेशन जे वेक्टर डी ए वेक्टर कर दोगे तो वहां पर स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी, वहां पर स्केलर क्वांटिटी का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो इसलिए कभी कभी करंट का एक और नाम उसको इस डेफिनेशन की वजह से लिख दिया जाता है। अब क्वेश्चन इस पे आएगा बेटा आपको, कोई कोई नहीं पूछेगा ऊपर वाले क्वेश्चन, आप इतना चार्ज पास हो रहा है इतने सेकंड में तो करंट बताओ, ऐसे नहीं पूछेंगे, वो 9-10 में पूछते हैं। ठीक है ना, आपसे वो पूछेंगे करंट डेंसिटी ये है तो आप मेरे को करंट बताइए। तो अगर आपने वो फ्लक्स के जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ठीक है ना, वो ध्यान से करें आपने, तो आप अभी जवाब दे देंगे तुरंत क्वेश्चंस का, क्योंकि वही चीज तो बन गई। तो इसलिए मैं क्या कह रहा था कि करंट इज ऑल्सो कॉल्ड,
करंट का एक और नाम पड़ गया, इसलिए फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है ना। करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट का एक और नाम है, करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है आपको। तो करंट, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी कभी पूछ ले या कुछ दे दे तो कंफ्यूज मत होना। इस डेफिनेशन की वजह से करंट डेंसिटी के फ्लक्स सोचो कैसे लिखो, जैसे फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स लिखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा, तो फिर आ जाना चाहिए क्या है, करंट। ठीक है ना, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इज द करंट। क्लियर है। तो अब हम इसके एग्जांपल लेंगे करंट डेंसिटी के। वही जनरल प्रोसेस वही रहेगी, आपको जे वेक्टर गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, आप बताइए करंट कितना पास होगा। ठीक है,